टेलीफोन शायद बहुत देर से घंघना रहा था। वह सोफे से उतरी और टेलीफोन पर अपनी माँ से बात करने लगी। उसकी माँ उसको चैटफील्ड परिवार के यहाँ लंच पर आने को कह रही थी। पता नहीं क्या योजनाएं बना रही थी मिसेज हेजलो उससे बातचीत के दौरान मुझ पर ऐसे ही नज़र डाल रही थी जैसे कमरे के फर्नीचर पर। शायद उसकी नज़र मेरी हालत पर नहीं पड़ी थी। बैंक गॉड, हालांकि मैं उसकी हालत देख रहा था, तमतमाए गाल, बिखरे बाल। बहरहाल मैं तो अपने में मगन था और उसको इसी तरह अपनी माँ से बहस करता छोड़कर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। मैंने नहाने के लिए टब में पानी भरना शुरू कर दिया और एक बार फिर से उसी मशहूर गाने को गुनगुनाने लगा। तू किसी और के दामन की कली है लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसीरती हैं। तू कहीं भी हो तेरे फूल से गालों की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। आराम से देर तक नहाने के बाद मैंने शहर जाकर लंच खाया। इतनी भूख आज मुझे बरसों बाद लगी थी। जब मैं वापस पहुंचा तब भी लोग घर में नहीं थी। दोपहर भर मैं सुबह के बारे में सोचता और आगे के लिए योजनाएं बनाता रहा। मुझे ये सोचकर अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मैंने बिना उस बच्ची को बर्बाद किए अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया था, बिना छत्ते को तोड़े शहद चुरा लिया था। जैसे कोई जादूगर किसी औरत के पस को दूध या शीरे या झागदार शैंपेन से भर दे और पस फिर भी खराब होने से बच जाए। मैंने भी अपनी पाप भरी कल्पना को इस तरह से साकार किया था कि लोलिता हिफाजत से थी, मैं भी महफूज था। लोगों को तो पता ही नहीं चल सका था कि क्या हुआ। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसकी पुनरावृत्ति करने से नहीं चूकूंगा। दोपहर ढलती रही और मेरी ख्वाहिश परवान चढ़ती रही। मैं दुआ करने लगा कि काश वह आए और जबकि उसकी माँ किचन में हो, मैं सुबह से एहसास को दोबारा जी सकूं। उसके लिए मेरे दिल में एक भयंकर चाहत उमड़ रही थी। नहीं, भयंकर नहीं, बल्कि शायद दयनीय, क्योंकि दीवानगी के बावजूद मैं उसकी पवित्रता को बचाए रखना चाहता था। लेकिन इसका इनाम मुझे क्या मिला? लोलिता घर वापस ही नहीं आई, क्योंकि वह मिसेज चैटफील्ड की बेटी के साथ फिल्म देखने के लिए चली गई थी। और मिसेज हेज खाने की मेज पर बैठी अपनी खाली प्लेट को पकड़े वह डाइटिंग कर रही थी। खाने के बजाय मेरा दिमाग खाती रही। आपको सलाद कैसा लगा? आज का दिन काफी अच्छा रहा। मिसेज चैटफील्ड बहुत अच्छी स्त्री हैं। उनकी बेटी फिलिस कल को 3 हफ्ते के समर कैंप में जा रही है। लोलिता बृहस्पतिवार को जाएगी। जुलाई तक इंतजार करने का क्या फायदा? फिर स्कूल खुलने तक वह वहीं रहेगी। इतना सुनते ही मुझ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, क्योंकि इसका मतलब तो ये था कि मेरी लोलिता, जिसे मैं सबकी नज़रों से छुपाकर अपनी बना चुका था, वह अब मुझसे दूर होने वाली है। अपने दुख को छुपाने के लिए मैंने दांत के दर्द का अपना खास बहाना किया। हमारे पड़ोस में डॉक्टर क्विल्टी रहते हैं, मिसेज हेज ने कहा। वह बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। नहीं, यह ऐसे ही ठीक हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। जैसी आपकी मर्जी। और एक बार फिर से उसकी बकवास शुरू हो गई। मुझे लगता है कि लोलिता आपको बहुत तंग कर रही है। शायद जाने से पहले वह फिर काफी हंगामा खड़ा करेगी। उसने समर कैंप में जाने से साफ इनकार कर दिया है और इसीलिए मैंने उसको यहाँ अपने साथ लाने के बजाय फिलिस के साथ फिल्म देखने भेज दिया। शायद इस तरह उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। फिलिस बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ वक्त गुजारकर शायद वह बेहतर महसूस करेगी। सच, मुझे आपके दांत में दर्द का बहुत अफसोस है। अगर दर्द ठीक नहीं हुआ तो मैं कल सुबह पहले डॉक्टर आइवा क्विल्टी से ही बात करूंगी। वैसे मैं समझती हूँ कि समर कैंप में रहकर उसकी सेहत और मिजाज भी ठीक होगा और वह बहुत कुछ सीख भी सकेगी। क्या फ़ायदा कि वह यहीं रहकर बेकार के काम करे या आपको तंग करती रहे? क्या अब हम थोड़ी देर गार्डन में चलकर बैठे या फिर आप आराम करना चाहेंगे? आराम करूंगा, कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। अगले दिन कैंप के सामान की खरीदारी के लिए वह दोनों बाजार चली गईं। कपड़ों की खरीदारी करके लो हमेशा खुश हो जाती थी, लेकिन रोजाना की तरह रात को खाने की मेज पर वह फिर से झगड़े के मूड में थी। खाने के फौरन बाद वह अपने कमरे में चली गई उन कॉमिक्स को पढ़ने के लिए जो कि वह कैंप ले जाने को लाई थी। कैंप जाने से पहले ही वह उन सबको पढ़ चुकी थी, इसीलिए उन्हें ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
मैं भी अपनी मांद में आकर चिट्ठियां लिखने लगा। अब मेरा इरादा ये था कि मैं कहीं और चला जाऊंगा और लोलिता के वापस आने पर ही मैं भी वापस आऊंगा, क्योंकि मैं इस घर में उसके बिना नहीं रह सकता था। मंगल को वे दोनों फिर से बाजार चली गईं और मेरी ड्यूटी लगाई गई कि अगर कैंप प्रबंधक का फोन आए तो मैं बात करूं। फोन आया और 1 महीने बाद ही कैंप प्रबंधक से मुझे फिर से मिलना पड़ा। उस दिन लो ने खाना अपने कमरे पर ही खाया, क्योंकि उस दिन भी माँ से लड़ने के बाद वह हमेशा की तरह रो रही थी। मिसेज हेज ने मुझे बताया कि उसने लोलिता से कह दिया था कि मैं भी उसके कैंप जाने के हक में हूँ। बुधवार को जब लोग एक संदूक में कुछ तलाश रही थी, मैं उसके पीछे पहुंच गया। मजाक में कुछ कहते हुए मैंने उसकी कमर पर हाथ रख दिया, लेकिन जवाब में मुझे देखे बिना वो गुर्राई, धोखेबाज, और जूते का एक तस्मा मेरे बाजू पर खींच मारा। मैं भी नाराजगी दिखाता हुआ वहां से हट गया। उस रात भी उसने हमारे साथ खाना नहीं खाया और अगले दिन मिसेज हेज उसे समर कैंप में छोड़ने चली गई। मैं जानता था कि मुझे लोलिता से प्यार हो गया है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वह हमेशा तो लोलिता नहीं रहेगी। 1 जनवरी को वह 13 बरस की हो जाएगी। लगभग 2 साल बचे थे और उनमें से भी 2 महीने समर कैंप की नज़र हो जाने वाले थे। लोलिता मेरे खून में इस तरह रच बस गई थी कि वह मेरे लिए हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी आज थी, लेकिन मैं ये 2 महीने भी क्यों बर्बाद होने दूं? मैं 2 महीने उसके बिना कैसे जीऊंगा? उसके कुल 2 वर्ष के किशोरित्व में से 2 कीमती महीने मैं कैसे गंवा सकता हूँ? क्या मैं किसी लड़की का भेष बदलकर उसके कैंप के बाहर अपना टेंट लगा लूं, जहां से कैंप की लड़कियां मुझे अपने कैंप जाएं और वहां मैं डोलस हेज के साथ सो सकूं? खोखली कल्पना। 2 बेशकीमती महीने हमेशा के लिए बर्बाद होने वाले थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उस बृहस्पतिवार को शहर की एक अमूल्य बूंद मुझे मिल गई जिसने मुझे आने वाले 2 महीने गुजारने का सहारा दे दिया। मिसेज हेज उसे सुबह सुबह ले जाने वाली थी। मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर से उठा और खिड़की से नीचे देखने लगा। पोपला के पेड़ों के नीचे कार स्टॉप हो चुकी थी। लोलिता कार में बैठ रही थी कि तभी उसकी नज़र पोपला के पेड़ों पर पड़ी, जिन्हें वह दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, और फिर मुझ पर, और वह दौड़ती हुई घर में घुसी। अगले ही क्षण सीढ़ियों पर उसके चढ़ने की आवाज आई। मैं नहीं जानता कि उस वक्त मेरा दिल जरूरत से ज्यादा तेज धड़क रहा था या धड़कनें बिल्कुल ही रुक गई थीं। मैंने दरवाजा खोला और अगले ही पल हौनफती कांपती मेरी लोलिता मेरी बाहों में समा चुकी थी और मैं उसके नाजुक होठों को अपने जंगली जबड़ों से मसल रहा था। और उसके अगले ही क्षण वह फिर से तेजी के साथ सीढ़ियां उतर रही थी। मिसेज हेज, जो कि अभी तक गुस्से में उसे पुकार रही थी, कार स्टॉप किए हुए उसका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही लोलिता अपनी सीट पर बैठी, उसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। उसके जाने के बाद भी मुझे अपने हाथों और सांसों में लोलिता की महक आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह अभी भी मेरी बाहों में हो और मैं उसकी कमर को सहला रहा हूँ। उससे जुदाई मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं उसके बिखरे पड़े कमरे में घुस गया और उसकी अलमारी खोलकर मैंने उन गुंजले हुए कपड़ों पर अपने को गिरा दिया जिन्होंने कभी लोलिता के बदन को छुआ था। उनमें से गुलाबी रंग की उसकी ड्रेस को मैंने अपने सीने के इर्द गिर्द लपेट लिया। मेरे अंदर एक तीखा खालीपन गूंज रहा था, क्योंकि घर की नौकरानी लुइस मुझे पुकारती हुई ऊपर ही आ रही थी। उसने कहा कि उसके पास मेरे लिए एक खत है, और इतना कहकर उसने एक बिना टिकट लगा साफ सुथरा लिफाफा मेरे कांपते हुए हाथ में थमा दिया और चली गई। यह इकरार इस बात का है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खत की शुरुआत इस तरह से थी और क्षण भर को मुझे लगा कि यह लिखाई किसी स्कूली बच्ची की है। पिछले इतवार को जब चर्च में मैंने भगवान से पूछा कि इन हालात में मैं क्या करूं, तो मुझसे यही करने के लिए कहा गया जो मैं इस समय कर रही हूं। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। पहली ही नज़र में मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया था। मैं एक जज्बाती और तन्हा औरत हूँ और तुम मेरी कायनात हो। मेरे महबूब, अब तुम मेरे दिल की हालत से वाकिफ हो चुके हो, इसलिए मेरे वापस आने से पहले तुम अपना सामान बांधो और मेरे मकान से चले जाओ। यह एक मकान मालकिन का हुक्म है। मैं अपने किराएदार को बाहर निकल जाने का हुक्म देती हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ, भाग जाओ। अगर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ
हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तो मैं रात के खाने तक वापस घर पहुंच जाऊंगी और तब मैं तुम्हें अपने घर पे नहीं देखना चाहूंगी। इसलिए उससे पहले ही तुम चले जाओ। जल्दी करो, इस पैगाम को भी पूरा मत पढ़ो। जाओ, अलविदा। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती। इसमें भी कोई शक नहीं कि मुझसे बात करना, मुझसे छेड़छाड़ करना तुम्हें पसंद है। मेरा घर, मेरा गार्डन और मेरी बेटी की शरारतें भी तुम्हें अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। और हाँ, अगर मेरी इस स्वीकृति को पढ़ने के बाद तुम इसके जरिए मुझसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो, तो तुम एक मुजरिम होगे, बच्चों से बलात्कार करने वाले मुजरिम। इसलिए मेरे वापस आने पर अगर तुम मुझे घर पर ही मिले, मुझे मालूम है तुम नहीं मिलोगे और इसीलिए मैं तुम्हें इस ढंग से लिख रही हूँ, तो इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं तुमसे, कि तुम मेरे जीवन साथी और मेरी नन्ही सी बेटी के बाप बनने को तैयार हो। मुझे अपनी बक थोड़ी देर और जारी रखने दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब तक तुम इस खत को फाड़कर फेंक चुके होगे। तुम नहीं जानते कि इस जून में मैंने तुम्हें लेकर न जाने कितने ख्वाब देखे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम खास यूरोपियन, बल्कि ब्रिटिश अंदाज में एक खामोश मिजाज आदमी हो, और एक अमेरिकन लड़की के इस तरह अपने घायल मन को खोलकर तुम्हारे सामने रख देने से जरूर तुम्हें एक झटका लगेगा। तुम जो अपने गहरे जज्बात को भी छुपाकर रखना जानते हो, मुझे शायद बेशर्म बेहया कहोगे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सदमे झेले हैं। मिस्टर हेज एक शरीफ इंसान थे, लेकिन उम्र में मुझसे 20 बरस बड़े थे। खैर, पुराने जख्मों को कुरेने का क्या फ़ायदा। शायद तुमने मेरी दरखास्त को नज़रअंदाज करते हुए इस खत को आखिर तक पढ़ लिया हो। कोई बात नहीं, लेकिन अब इसे बर्बाद कर दो और यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए। कमरे में अपनी डेस्क पर चाबी छोड़ जाना, और साथ ही एक कागज़ के पुर्जे पर अपना पता भी, ताकि मैं तुम्हारे $12 लौटा सकूं। अलविदा। ये खत इससे कम 2 गुना लंबा था, लेकिन मुझे जितना याद रहा उतना मैंने आपके सामने रख दिया। उस खत में लोलिता से 2 साल छोटे उसके एक भाई के लिए एक कविता भी थी, जो कि 2 साल की ही उम्र में मर गया था। खत को पढ़कर मेरी पहली भावना नफरत और उबकाई जैसी थी, लेकिन फिर एक दोस्त की तरह मैंने अपने को समझाया कि कुछ भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मैं फिर से लोलिता के कमरे में आ गया। उसके बिस्तर के ऊपर एक फिल्म एक्टर का फोटो लगा था, जिस पर लोलिता ने मेरा नाम लिख रखा था। बिस्तर पर उसके सारे कॉमिक्स बिखरे हुए थे। ये यकीन कर लेने के बाद कि लुइस जा चुकी है, मैं लोलिता के बिस्तर पर लेट गया और चिट्ठी को दोबारा पढ़ने लगा। ज्यूरी के मोहतरम मेम्बरान, मैं इस बात की कसम नहीं खा सकता कि ऐसे ख्यालात खुद मेरे दिमाग में पहले कभी आए ही नहीं थे, लेकिन ये भी सच है कि मैंने बड़े ध्यान से शायद इस बारे में नहीं सोचा था। हाँ, कभी कभी एक गुजरते हुए ख्याल की तरह मेरे जेहन में यह जरूर आता था कि क्यों न मैं अधेड़ विधवा शैलट हेज से, जो कि इस भरी दुनिया में तन्हा है, शादी कर लूं और इस तरह उसकी बेटी लोलिता तक पहुंच जाऊं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी मैं तारीफी नज़रों से शैलट के सुर्ख होंठों, सुनहरे बालों और गहरे गले को भी देख लेता था और उसके बारे में सोचने भी लगता था। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आकर गहरी सोच में डूब गया। मैंने अपने बाल बिखरा लिए और दांत पीस कर कराहने लगा, लेकिन इसी परेशानी के आलम में अचानक मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट फैलती चली गई। मैं सोचने लगा कि लोलिता की माँ के पति की हैसियत से तो मैं लोलिता को जब चाहूँगा सहला सकूँगा। मैं उसको रोजाना कम से कम 3 बार अपने सीने से लगाया करूँगा। जब मैं उसे प्यार से अपने घुटने पर बिठाऊंगा और एक बाप की तरह प्यार से उसके गाल को चूम लूंगा, तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये सारे गम धुल जाएंगे और मैं सेहतमंद हो जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने शैलट से शादी की योजना ये सोचकर नहीं बनाई थी कि मैं एक भद्दे, खतरनाक और बेरहम ढंग से उसकी शराब में जहर की गोलियां डालकर उसको मार डालूंगा। लेकिन हाँ, मैंने यह जरूर सोचा था कि शैलट से शादी के बाद लोलिता के साथ अपने संबंध में सिर्फ सहलाने की ही हद तक क्यों रखूं। मैंने कल्पना की कि मैं माँ और बेटी दोनों की नींद की दवा देकर गहरी नींद में सुला दिया करूंगा, और फिर जब शैलट के खर्राटों से सारा घर गूंजा होगा,
तो मैं पूरी आज़ादी के साथ लोलिता के जिस्म के साथ हर तरह के खेल खेलूंगा। नहीं, नहीं, मैं उस हद तक कभी नहीं जाऊंगा कि उसकी पाकीज़गी पर आंच आए। इसी तरह मैं अपनी कल्पनाओं और ख्वाबों में डूबा रहा और शराब पीता रहा। मैं सोचने लगा कि इस खेल में मैं आखिर में शैलेट को मजबूत कर दूंगा कि वह मुझे मेरी कानूनन सौतेली बेटी के साथ वह सब कुछ करने दे जो मैं चाहता हूँ, और अगर वह मुझे ऐसा नहीं करने देगी तो मैं उसे छोड़ देने की धमकी दूंगा। ये सब कुछ मैं इसलिए सोच रहा था कि मैं उस वक्त शैलेट को अपने रास्ते की रुकावट मान रहा था। अचानक मैंने सोचा कि जिन ख्यालात को लेकर शैलेट यहाँ से गई है, उनमें गाड़ी चलाते हुए कहीं वह अपना एक्सीडेंट न कर बैठे, जिससे मेरे और उसके दोनों ही के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद लोलिता के कैंप में फ़ोन किया। पता चला कि शैलेट वहाँ से आधा घंटा पहले वापसी के लिए चल चुकी है। माँ से बात न हो पाने पर मैंने बेटी से बात की और उसे बताया कि मैं उसकी माँ से शादी करने वाला हूँ। उसने कहा, फिर तो बड़ा मजा आएगा। शादी कब है? उससे बात करने पर मुझे महसूस हुआ कि 2 ही घंटे के अंदर वह बच्ची मेरी खूबसूरती को अपने दिमाग से साफ कर चुकी है। लेकिन अब मुझे इससे क्या फर्क पड़ता था? शादी के कुछ ही समय बाद मैं उसे वापस बुला लूंगा। लुइस के जाने के बाद मैंने फ्रिज खोलकर देखा और फिर कुछ खाने पीने की चीजें लेने शहर चला गया। मैं कुछ अच्छी शराब और 2-3 तरह के विटामिन भी ले आया। मुझे पूरा यकीन था कि अपनी कुदरती मर्दानगी और इन चीज़ों की मदद से मैं अपने दिल में शैलेट के प्रति मौजूद लापरवाही पर काबू पा सकूंगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे अपने जिस्म की बेताब लौ से झुलसाऊंगा। साथ ही मैं उसे प्यार करते समय ये भी सोचूंगा कि यह तो लोलिता की बड़ी बहन है। इस विचार से भी मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे भी अगर मैं उसके भारी भरकम कुल्हों, गोल गोल घुटनों, पकी हुई छातियों और गले के भद्दे गुलाबी रंग के बारे में न सोचूं, तो एक नज़र में देखने पर वो कुल मिलाकर एक अच्छी खासी खूबसूरत औरत थी। सुबह गुजरी, दोपहर बीती और फिर शाम होने को आ गई। मैं दिन में अनानास का जूस मिलाकर एक के बाद एक ड्रिंक लेता रहा और फिर मैंने सोचा कि क्यों न आज लॉन की सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए। शराब और लोलिता का नशा मेरी नस नस में उतरा हुआ था। जिन कुर्सियों को मैं एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना चाहता था, उन्हीं पर लगभग गिर पड़ा। लॉन से सामने की सड़क साफ दिखाई देती थी, इसलिए मैं वही शैलेट के इंतजार में इस ढंग से बैठ गया जैसे कि मैं कोई अच्छा काम करने वाला हूँ। घास काटने की मशीन चलाते हुए मैंने अपनी नज़र उसी सड़क पर रखी। बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट से आती हुई यह सड़क हमारे पोर्च, जो कि मुझे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, के सामने से गुजरती थी और मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। मैरियन और माबेल नाम की 2 किशोरियाँ जिन पर मैं पिछले कुछ समय से नज़र रखे हुए था, हालांकि लोलिता से उनका कोई मुकाबला नहीं था, बातें करती हुई गुजरी। सामने वाली पड़ोसन का ड्राइवर और माली नीग्रो लेस्ली मुझे देखकर दूर से चिल्लाकर और इशारों से बात कर रहे थे कि आज मैं बहुत खुश दिखाई दे रहा हूँ। एक अन्य कबाड़ी पड़ोसी का कुत्ता एक नीली कार के पीछे दौड़ा, लेकिन यह नीली कार शैलेट की नहीं थी। दोनों किशोरियों में से ज़्यादा प्यारी शायद माबेल दौड़ती हुई एक तरफ को निकल गई। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन वैगन गुजरी और कबाड़िए का बेवकूफ़ कुत्ता, मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है, एक बार फिर उसके पीछे लग गया। थोड़ी देर सड़क सूनी पड़ी रही और फिर अचानक मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि शैलेट की नीले रंग की सीडान वापस आ रही थी। उसके शांत संजीदा चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी और फिर कार पोर्च तक पहुँचते पहुँचते वह मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं सोचने लगा कि सीढ़ियों के ऊपर जाए बिना तो वह नहीं जान पाएगी कि मैं गया या नहीं। एक ही मिनट बाद परेशानी और शर्मिंदगी भरे चेहरे से उसने लो के कमरे की खिड़की से नीचे झांककर मुझे देखा और फिर उसके कमरे से निकलने से पहले ही मैं दौड़ता हुआ उस तक पहुंच चुका था। जब दुल्हन एक विधवा हो और दूल्हा एक विधुर, जब दुल्हन मुश्किल से 2 वर्ष से किसी शहर में बसी हुई हो और दूल्हा को वहां आए 1 महीना भी पूरा नहीं हो, जब दूल्हा जल्दी शादी कर डालना चाहता हो और दुल्हन को भी इससे कोई इतराज न हो, तो मेरे प्यारे पाठकों, ऐसे अवसरों पर शादी सादी हो जाती है। हमारी शादी भी सादी ही रही। हालांकि इस मौके पर लोलिता की मौजूदगी थोड़े रंग बिखेर सकती थी, लेकिन मैं अभी लोलिता के लिए अपनी असल भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था,
इसलिए शैलेट के कहने के अनुसार मैंने उसे उसके कैंप से वापस बुलाना मुनासिब नहीं समझा। उत्तेजक चीजें खाने पीने के बावजूद भी शुरू में शैलेट को संतुष्ट करने में मुझे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन अपनी इस कमी को मैं पुराने जमाने जैसी मीठी मीठी बातों से पूरा करने की कोशिश करता था। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी तन्हा और जज्बाती शैलेट रोजाना की जिंदगी में काफ़ी समझदार और मिलनसार औरत थी। वो बहुत जज्बाती होने के बावजूद भी वह एक उसूल पसंद औरत थी। एक बार उसने मुझसे पूछा कि भगवान और धर्म के बारे में मेरा क्या विश्वास है। कहने को तो मैं कह सकता था कि इस मामले में मेरा खुला दिमाग है, लेकिन इसके बजाय मैंने कहा कि मेरा भगवान में पूरा विश्वास है। वह कहने लगी कि अगर ऐसा नहीं होता तो वह खुदकुशी कर लेती। तभी मुझे लग गया कि वह उसूलों वाली औरत है। वह सचमुच एक बहुत ही शिष्ट औरत थी। उसका अन्य औरतों से बातचीत करने और मेरे बारे में बात करने का ढंग बताया था कि वह कितनी भली थी। मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से उसके लोगों के बीच उसका नाम हो तो उसे जरूर खुशी होगी। हमारी शादी के दिन रेमसेडल के एक लोकल अखबार में मेरा एक इंटरव्यू और शैलेट का फोटो छपा और ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पिछले 20 महीनों से रेमसेडल में रह रही थी। इतने दिनों में चर्च में काम करके और लो के क्लास की दूसरी लड़कियों की चीज़ों से संबंध बनाकर उसने खुद को रेमसेडल का एक जाना पहचाना नागरिक बना लिया था, लेकिन उसके नाम के साथ जो ग्लैमर मैंने मिस्टर एडगर एच हम्बर्ट, लेखक और अन्वेषक ने जोड़ दिया था, वह उसे इससे पहले कभी हासिल नहीं हुआ था। मेरा इंटरव्यू मैक्कू के भाई ने लिया था और इंटरव्यू के दौरान मैंने उससे कहा था कि मैं शैलेट के भूतपूर्व पति मिस्टर हेज का दूर का रिश्तेदार हूं और उनकी शादी से पहले से ही शैलेट के साथ मेरे प्रेम संबंध थे। अब मैं आपको वह कहानी सुनाऊं जो कि मेरे साथ उस दिन घटित हुई जबकि किराएदार से मेरी तरक्की प्रेमी तक हुई थी। उस दिन मेरे दिल में उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि शायद मुझे ये तरक्की अच्छी ही लगी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह हास्यास्पद मगर खूबसूरत औरत जिसका चर्च के प्रति अंधा विश्वास है, जिसके बोलने का ढंग अत्यंत शिष्ट और निराला है और जो अपनी 12 साल की बेटी के लिए बहुत ही सख्त और अनुशासनीय है, वह उस वक्त जबकि लोलिता के कमरे के दरवाजे पर मैंने उसे बाहों में भरना चाहा तो अचानक मुलायम पड़ जाएगी और पीछे हटते हुए कहेगी, नहीं नहीं प्लीज नहीं। अपनी शर्मीली अदाओं से वह इस वक्त और भी खूबसूरत दिखाई देने लगी थी। उसकी मुस्कुराहट जो कि मुझे अभी तक बनावटी सी लगती थी अचानक इतनी खूबसूरत दिखाई देने लगी कि मुझे उसमें लोलिता की खामोश मुस्कुराहटों की झलक नजर आने लगी। जब वो किसी दूसरी औरत के साथ बैठी बातें कर रही होती और उसके चेहरे पर सारी स्त्री जाति की तरह किस्मत से समझौता करने के भाव आते तो वह एकदम लोलिता की तरह ही दिखाई देती थी और मैं उसे देखता रह जाता था। हमने शराब के बड़े जाम पिए। मुझे उम्मीद थी कि शराब के नशे में मैं माँ के पास होते हुए भी बेटी को अपने करीब महसूस कर सकूंगा। उसके साथ होते हुए भी मैं लगातार यही सोच रहा था कि यही वो गोरा गोरा पेट है जिसमें 1934 में मेरी लोलिता एक मछली की तरह पड़ी थी। बिस्तर में पड़ी शैलेट के बालों से मुझे लगातार लोलिता की महक आती रही। शैलेट को अपनी बाहों में भरे मैं लगातार अपने से यही कहता रहा कि मैं लोलिता के शरीर के करीब हूँ, क्योंकि लोलिता की उम्र में शैलेट भी लोलिता जैसी ही रही होगी और शायद एक दिन लोलिता की बेटी भी आज की लोलिता जैसी ही होगी। शैलेट ने अलमारी से निकालकर मुझे एक 30 साल पुरानी एल्बम में अपना बचपन का फोटो दिखाया और उस फोटो में मैं लोलिता की टांगों, होठों, गालों और नाक को देखता रहा। और इस तरह से जब कोमल छातियों और भरी भरी जांघों वाली शैलेट ने मेरे बदन को सहलाकर और चूमकर मुझे मेरी रात की ड्यूटी के लिए तैयार किया तो उस समय भी मैं उसके शरीर में लोलिता की खुशबू को तलाश करता चला गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी पत्नी कितनी प्यार करने वाली और नर्म दिल वाली औरत थी। सुबह को जब किचन में टेबल पर बैठ नाश्ता करता तो वह अपनी कोहनी टेबल पर रखकर अपने गाल को अपनी मुट्ठी पर रखे हुए मुझे एकटक देखती रहती और उस समय उसकी आंखों में मेरे लिए अथाह प्यार होता। मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आता था, लेकिन मैं खामोश रहता था और इसे वह मेरा प्यार समझती थी। मेरी छोटी सी आमदनी जब उसकी और भी कम आमदनी में मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो।
इसलिए नहीं कि अब परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा आसानी से पूरी हो सकती थीं, बल्कि इसलिए कि इसमें उसे प्यार की महक आती थी। हमारे साथ रहने के 50 दिनों में ही शैलेट ने बरसों का प्यार समेटने की कोशिश की। उसने बहुत से ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिन्हें उसने या तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था या फिर उनमें उसकी कभी दिलचस्पी ही नहीं रही थी। मुझसे शादी करके अपनी जवानी और जिंदगी के प्रति उसका उत्साह जैसे दोबारा लौट आया था। उसने उस गंदे घर की सफाई की, खिड़कियों के शीशे साफ किए, पर्दे धुलवाए, नए पर्दे बाजार से लाए, मुझे पसंद न आने पर फिर से बाजार जाकर उन्हें बदल कर लाई। उसने सोफे का रंग बदला, वह सोफा जहां मैंने एक बार स्वर्ग का आनंद उठाया था। उसने नावल पढ़ना छोड़कर घर सजाने के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे डबल बेड का गद्दा काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी उसने एक नया गद्दा मंगाया। उसे रिमसेडल में रहते अभी इतना समय नहीं हुआ था कि वो वहाँ के सारे ही अच्छे लोगों को जान पाती। उसकी हल्की फुल्की जान पहचान तो काफ़ी लोगों से थी, लेकिन करीबी संबंध चैटफील्ड परिवार, मैक्कू परिवार और फॉलो परिवार से ही थे। फॉलो पति पत्नी खास हमारी शादी के लिए ही चिली के अपने कारोबारी दौरे से बीच से लौट आए थे। जॉन फॉलो एक अधेड़ उम्र का सेहतमंद आदमी था और खेलों के सामान का एक अच्छा खासा कामयाब बिजनेसमैन था। उसने मुझे बताया कि वो कभी कभी वकालत भी करता है। उसकी जवान पत्नी जीन के पास 2 बड़े बड़े कुत्ते, 2 नुकीली छातियां और 2 सुर्ख होंठ थे। वह एक अच्छी पेंटर भी थी। मुझे याद है कि उसने एक बार अपनी भतीजी रोजालिन होजेल की बड़ी अच्छी सी तस्वीर बनाकर मुझे दिखाई थी, और उस फोटो को देखते देखते जॉन ने अपने मुंह से पाइप हटाते हुए कहा था कि यह बड़े दुख की बात है कि स्कूल में लोलिता और रोजालिन की अच्छी दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद अपने समर कैंपों से वापस आने के बाद उनमें अच्छी दोस्ती हो जाएगी। हम देर तक उन दोनों किशोरियों के बारे में बात करते रहे और अचानक मैं कल्पना करने लगा कि मेरी सुंदर, नशीली, छोटी सी लोलिता कैंप से वापस आ रही है। और सोचते सोचते बेसब्री से मैं लगभग रोने लगा। अभी जबकि हालात अच्छे हैं, जल्दी ही एक खतरनाक दुर्घटना होने वाली है। मैं मिसेज हम्बर्ट यानी अपनी पत्नी शैलेट के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। मैं जानता था कि वह मुझे पूरी तरह अपना लेना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वह क्यों हर उस चीज़ से जलती थी जिसे मैं पसंद करता था। इसलिए वह मेरी गुजरी जिंदगी के बारे में जानने को कुछ ज़्यादा ही उत्सुक थी। वह चाहती थी कि मैं उसे अपनी सारी प्रेमिकाओं के बारे में बताऊं, ताकि वह मुझसे उन सब का अपमान करा सके और खुद को उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ सके। उसने वैलेरिया से मेरी शादी के बारे में भी पूछा। मैंने उसको झूठ बोलकर अपनी अनेक प्रेमिकाओं के बारे में बताया, ताकि वह इतनी सारी औरतों के मुकाबले खुद को मेरी नज़रों में महत्वपूर्ण समझे और खुश हो। उन औरतों की मैं जितनी ज़्यादा तारीफ करता, शैलेट उतना ही खुश होती।